नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का कंप्लीट वीडियो। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी का मास्टर वीडियो है। महेश बर्णवाल जी की पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह से। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसलिए हमने सोचा कि आपको एक पूरी पुस्तक कंप्लीट करा दिया जाए एक बार, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, इसके पहले इंडियन इकोनॉमी से पहले हिस्ट्री के तीनों सेगमेंट का वीडियो बनाया जा चुका है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का। यदि आप नए हैं तो उसे भी जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप नए हैं तो, कि हमारे जो है मेन चैनल मंजित मैथमेटिक पर सभी सेगमेंट के, जीएस के सभी सेगमेंट के जो है मास्टर वीडियो बने हुए हैं, एमसीक्यू और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का कंप्लीट कवर कराया जा रहा है। पहले तो पीडी कवर कराया जाता था हर महीने का एक्सप्लेनेशन सहित, इसके अलावा एमसीक्यू और एमसीक्यू पीडी के अतिरिक्त अन्य सेगमेंट का भी किया जाता था। लेकिन अब एक्सप्लेनेशन सहित भी घटना चक्र जो मंथली है उसका वार्षिकांक आया हुआ है, तो उसे कवर किया जा रहा है। साथ ही पिछले एक वर्ष का 3000 से अधिक एमसीक्यू बना हुआ है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, या हमारे जीएस के विभिन्न सेगमेंट के मास्टर वीडियो, जैसे हिस्ट्री के 2100 क्वेश्चंस का मास्टर वीडियो बना हुआ है, ज्योग्राफी का 1500 क्वेश्चंस का लगभग है, पॉलिटी का 700 क्वेश्चन है, साइंस का 2000 क्वेश्चंस का मास्टर वीडियो बना हुआ है, और इन सभी का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया है। यदि आप नए हैं तो उन सबको भी देख सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से भारतीय अर्थव्यवस्था का। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की व्यष्टि शाखा के अंतर्गत किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किन्स को दिया जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति कम आय, बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किसने दी थी? जॉन मेनार्ड किन्स ने। इन्हीं के विचारों से प्रेरित है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना। क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें निर्यात और आयात की गतिविधियां नहीं होती। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को मोटा मोटी कह सकते हैं कृषि एवं कृषि से संबद्ध गतिविधियां। सेकेंडरी क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र जो है, और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो गया। और आपको बता दें कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी कम होती जाएगी और तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती जाएगी। तो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां में देखिए, कृषि वानिकी, मत्स्य, खनन एवं उत्खनन, ये 3 पार्ट है। इसमें देखिए निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति उद्योग क्षेत्र में है, और सेवा क्षेत्र में परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं। 2011 से 2019 के मध्य कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में से सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन थे। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा भारतीय मूल के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण
के लिए दिया गया। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय विकसित अर्थव्यवस्था में एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत ट्रस्टीशिप पर आधारित है, न्यासिता पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, क्योंकि जब उदारीकरण हुआ उस समय ये वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव 1991 ईस्वी में। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं देखिए 2019 में यूएस डॉलर में दिया गया है। जो आंकड़ा है वो ट्रिलियन डॉलर में है, नॉमिनल जीडीपी पर आधारित। पहले स्थान पर है अमेरिका, जीडीपी देखिए 21.49 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरा जापान, जर्मनी, भारत, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राजील, कोरिया। इनमें देखिए ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं 2.94, 2.83, इनका जो है 6 माह के अंतराल पर भी इनमें रैंकिंग आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों को जो है करंट अफेयर से अपडेट करके पढ़िए। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी की वृद्धि आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की है? 2006-07 में 9.6%। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, आईकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2019 में भारत की समृद्धि दर 6.5% थी। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होता है। आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक क्या है? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक थी? 2006-07 में 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और सबसे अधिक किस पंचवर्षीय योजना में रही? 11वीं में 7.8%। जीडीपी में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस ने 1976 ईस्वी में किया था। 1970 में आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन विश्व बैंक द्वारा किया गया। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि पीपीपी का प्रतिपादन जी.आर. कैसेल ने किया। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के अनुसार पीपीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी 6.7% रही है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक सैंपल विलेज से संबंधित क्या क्या जानकारी प्रदान करता है? आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा 1990 से
मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया जाता रहा है? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा 1990 से एचडीआई प्रस्तुत किया जाता रहा है। एचडीआई की संकल्पना को किसने विकसित किया? महबूब उल हक ने। मानव विकास सूचकांक के 3 घटक जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष और न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 में नॉर्वे शीर्ष पर है। सतत आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है? सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की मंद दर होने का मुख्य कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात तथा जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का घरेलू क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा भौतिक परिसंपत्तियों का है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई और 1800 ईस्वी के आसपास जो है कलेक्टर जो डीएम होते थे उनका वेतन 150 रुपया महीना था। भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन सीएसओ द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तथा एनएसएसओ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर एक नई संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वह संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का क्या तात्पर्य है? घरेलू आय जीडीपी बराबर उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात। जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन तथा अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर 30 से 40% आकलित की गई है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना श्री रंगराजन समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी। जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2017-18 करने का प्रस्ताव है। आर्थिक नियोजन से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों और नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में तैयार की थी।
1944 में गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति एवं राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। एनडीसी नियोजित विकास मॉडल को भारत में 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता थी कृषि का विकास। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन का वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। इस योजना के वास्तुकार पीसी महालनोबिस थे। भारत में रोलिंग प्लान अनवरत योजना 1978 से 80 तक प्रभावी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने नकारात्मक विकास प्रदर्शित किया था। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुडनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। आर्थिक नियोजन के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता जा रहा है और सेवा का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली योजना पंचवर्षीय योजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ 1975 में किया गया। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र, 7 वर्षीय रणनीति तथा 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आईआरडीपी के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? संपूर्ण परिवार के अंगीकरण की नीति अपनाई गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं देखिए, योजना और उसकी अवधि और मुख्य उद्देश्य। पहली योजना 1 अप्रैल 51 से 31 मार्च 56 तक। मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण। दूसरी योजना 1 अप्रैल 56 से 31 मार्च 61 तक। उद्देश्य था मुख्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों का विकास। तीसरी योजना 1 अप्रैल 61 से 31 मार्च 66 तक। मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, असमानता में कमी लाना। 31 मार्च 1966 के बाद 3 1 वर्षीय योजनाएं चली, 1 अप्रैल 66 से 31 मार्च 69 तक। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 69 से 31 मार्च 74 तक। इसका उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता स्थापित करना। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 74 से 31 मार्च 79 तक। इसका उद्देश्य था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। इसके बाद वार्षिक योजना चली 1 अप्रैल 79 से 31 मार्च 80 तक। फिर छठी योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 85 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 85 से 31 मार्च 90 तक। रोजगार के नए अवसर सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था।
31 मार्च 90 के बाद फिर 2 एक वर्षीय योजनाएं चली, 1 अप्रैल 90 से 31 मार्च 92 तक 2 वर्ष। फिर उसके बाद 8वीं 1 अप्रैल 92 से 31 मार्च 97 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना चली 1 अप्रैल 97 से 31 मार्च 2002 तक। उसके बाद 10वीं 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। फिर 11वीं 2007 से 2012, फिर 12वीं 2012 से 31 मार्च 2017 तक। 12वीं का क्या उद्देश्य था? तीव्र, सतत तथा अधिक समावेशी विकास, जीडीपी में 8% की वृद्धि। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर 7वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान योजना अवकाश 3 बार लाया गया था। महिला अंश योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्रतर तथा समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों, जिसमें ऋण भी सम्मिलित है, को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत 1862 में की गई थी। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? धातु मुद्रा में। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित परिवास की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे हॉट मनी कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए किया जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी का प्रचलन नतोशी नाकामोतो ने किया। भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपया को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं, स्टैंडर्ड मनी। विशेष आहरण अधिकार कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, वो दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, हार्ड करेंसी। भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय के उदाहरण हैं। मुद्रा प्रसार का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। भारत में सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में होती है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा फेसबुक ने की है। भारत में मुद्रा तथा साख का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है, बैंक कहलाता है। बैंकों और इसी तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती हैं। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास नीदरलैंड में हुआ 1609 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास चैम्बरलिन आयोग द्वारा किया गया था 1914 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई के द्वारा 10,000 रुपये तक का करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। विश्व के किस बैंक को
केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी गई है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ रुपए का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का सोना तथा 85 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। भारत में ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में सिक्का जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। भारत में प्रथम निजी बैंक इलाहाबाद बैंक है। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? निगम उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकों के वित्तीय सुधार से है। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं YH मालेगाम समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई से जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का होगा। उसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? कृषि, लघु तथा छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से है। 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु रघुराम राजन समिति का गठन किया गया। वाणिज्यिक बैंक संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग संरचना में सुधार से है। भारत में व्यावसायिक बैंकों का साख सृजन आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी किससे संबंधित है? उपभोग तथा निवेश साख से। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई के 4 मुद्रणालय प्रेस हैं: देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में। भारत का केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। सिंपली क्रेडिट कार्ड योजना सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी? एसबीआई ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी? एक्सिस बैंक ने। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देखिए: भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार तथा वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 29 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 तथा 6 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए हैं। भारत का पहला इस्लामिक बैंक केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया है। लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक काम करता है? सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब तथा किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना में केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक 35% पूंजी निवेश करती है।
भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? सिक्किम और गोवा में। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम, मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की? आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु नायक समिति का गठन किया गया था 1993 ईस्वी में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बेसल मानक का प्रयोग किया जाता है। 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंक को पहुंचाना। नरसिम्हम समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है। सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादक परिसंपत्ति से संबंधित विवाद का निस्तारण के उद्देश्य से 1993 ईस्वी में ऋण वसूली प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को इरादतन चूककर्ता कहा जाता है। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का पहला गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया। भारतीय रिजर्व बैंक किस परिसंपत्तियों के बदले मुद्रा निर्गमन करता है? इसका आंसर होगा स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले। 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना पंजाब के झांग में की गई थी। बैंकों की जमा राशियां बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एडी गोरावाला समिति की संस्तुति पर की गई थी। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाया गया है। गुजरात में सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। वस्तु की मांग बढ़ती है और वस्तु की आपूर्ति घटती है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। यही स्थिति मुद्रास्फीति की है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आता है? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स कर्व। अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया है। वाणिज्यिक बैंक सरकार को
किस माध्यम से उधार देते हैं? सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश सावधि जमाओं का है, फिक्स्ड डिपॉजिट का। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ होती है तो उसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति और मंदी की एक साथ उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? गुणात्मक साख नियंत्रण द्वारा। अस्फीति डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में गिरावट आती है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें 2% प्लस माइनस अर्थात अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। अस्थायी मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य पदार्थ और ईंधन घटकों को शामिल नहीं किया जाता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर की जाती है। नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा ओपन मार्केट ऑपरेशंस मौद्रिक नीति के साधन हैं। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में RBI के द्वारा किया जाता है। रेपो रेट का नियमन RBI करता है। RBI के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा तथा आरक्षित राशि का निर्धारित भाग CRR नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार को जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापन का सबसे लोकप्रिय माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाती है तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन कहा जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट RBI के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसान तथा ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे बेस रेट आधार दर कहा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर की जाती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CSO के द्वारा संकलित किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। सौमित्र चौधरी समिति की अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर 2011-12 किया गया था। वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष अभिजीत सेन को बनाया गया था। विदेशी वाणिज्यिक उधारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को RBI विनियमित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम यह होता है कि बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर को लागू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा तथा आरक्षित राशि का निर्धारित भाग CRR नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे सांविधिक तरलता अनुपात SLR कहा जाता है। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हम समिति ने सांविधिक तरलता अनुपात तथा नगद आरक्षित अनुपात कम करने का सुझाव दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? इससे मौद्रिक तरलता में कमी आती है।
मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वे ऋण जिनके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उन्हें फ्लोटिंग रेट ऋण कहा जाता है। अब देखिए मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन का प्रभाव किस वर्ग पर क्या पड़ता है। उत्पादक पर मुद्रास्फीति में लाभ होता है, मुद्रा संकुचन में हानि होती है। उपभोक्ता को उसके उल्टे मुद्रास्फीति में हानि और मुद्रा संकुचन में लाभ होता है। ऋणी को देखिए, लाभ किसको किसको होता है मुद्रास्फीति में? उत्पादक को लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है। इसके अतिरिक्त परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होता है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है। जबकि हानि किसे किसे होती है? ऋणदाता को हानि होती है मुद्रास्फीति में, स्थिर आय समूह को हानि होती है, पेंशन भोगी वर्ग को हानि होती है। अब देखिए निर्यात पर क्या असर पड़ता है। मुद्रास्फीति में निर्यात में कमी आती है जबकि मुद्रा संकुचन में वृद्धि होती है। आयात इसका उल्टा होगा, मुद्रास्फीति में आयात में वृद्धि होगी, निर्यात में कमी होगी। सार्वजनिक बचत मुद्रास्फीति में कमी होगी जबकि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन में सार्वजनिक बचत में वृद्धि होगी और सार्वजनिक व्यय में कमी होगी। इसी तरह देखिए मुद्रा संकुचन का प्रभाव हानि किसको किसको होता है। मुद्रा संकुचन से ऋणी को हानि होता है। इसके अतिरिक्त परिवर्तनशील आय समूह को भी हानि होती है और व्यापारी वर्ग को भी मुद्रा संकुचन से हानि होता है। जबकि लाभ किसे किसे होता है? ऋणदाता को लाभ होता है, इसके अतिरिक्त स्थिर आय समूह को लाभ होता है और पेंशन भोगी वर्ग को लाभ होता है मुद्रा संकुचन की स्थिति में। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता तथा विक्रेता नियमित रूप से वित्त का नियमन करते हैं वित्तीय बाजार कहलाता है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। मुद्रा बाजार से लिए गए ऋणों की परिपक्वता अवधि अल्पकालिक 1 वर्ष से कम की होती है। विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र लंदन मनी मार्केट को माना जाता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत शेयर और डिबेंचर को शामिल किया जाता है। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार प्रारंभ किया था? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने 2008 ईस्वी में। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होती है? 1 वर्ष की अधिक अवधि के लिए होती है, दीर्घकालीन होती है। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है उन्हें बॉन्ड कहा जाता है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी है सऊदी अरामको। बुलिश और बियरिश अवधारणा शेयर बाजार से संबंधित है। बुल और बियर की अवधारणा शेयर बाजार से संबंधित है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड में की गई थी, वर्तमान नीदरलैंड में। सुपरमार्केट का तात्पर्य है खुदरा विक्रय संगठन। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग कुशलता में विकास अग्रसारित करता है। गिल्ड एड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन एडम स्मिथ और रिकार्डो और गाल्वरेथ ने किया था। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है। यह किस ओर रुझान उत्पन्न करता है? उपभोक्तावाद की ओर। कोई बाजार क्रेता बाजार तब कहलाता है जब मांग से अधिक पूर्ति हो। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ जाएगा। कंपनी के डिबेंचर धारक लेनदारों को कहा जाता है। कंपनी के डिबेंचर धारक लेनदारों को कहा जाता है।
भारत में विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जेवी रामकृष्ण थे। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं स्टैग कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन से आशय है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय से। मुद्रा बाजार का नियमन तथा नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 1993 ईस्वी में रंगराजन समिति की नियुक्ति पूंजी विनिवेश के लिए की गई थी। S&P 500 बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से संबंधित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC तथा IDBI हैं। BSE ग्रीनएक्स में 25 कंपनियां शामिल हैं। शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को सेबी द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। एक्सचुअरी शब्द का संबंध बीमा क्षेत्र से है। विश्वसनीय प्रतिभूतियां से तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधि के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन तथा 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? डॉलर तथा अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDA IRDA की स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में प्रारंभ की गई थी। RN मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। साख नियंत्रण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था क्रिसिल है, 1887। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनियों की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी संस्था सहयोग निधियों का नियमन करती है? सेबी। सेबी एक्ट 1992 में पारित हुआ था। देखिए विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उनकी स्थापना और मुख्यालय। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स स्थापना 1860 में, 1941 में इसका पुनर्गठन हुआ। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। मूडीज का भी मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। फिच ग्रुप जो है इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और लंदन दोनों जगह स्थित है। कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर को 2021 तक समाप्त करने की घोषणा की गई है। लिबोर क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए IRDA का गठन किया है। IRDA का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनर्वित्त को रोकने के लिए भारत सरकार ने सेबी को नियामक शक्तियां सौंपी हैं। निक्की का संबंध टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंश मूल्य सूचकांक से है। विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक नास्डाक अमेरिका का है, बोवेस्पा ब्राजील का है,
ऑल ऑर्डिनरीज ऑस्ट्रेलिया का है, कोस्पी साउथ कोरिया, शंघाई कंपोजिट चीन, स्ट्रेट्स टाइम्स सिंगापुर, सीएससी फ्रांस, डीएक्स जर्मनी का है, मिबटेल इटली का है, निक्की जापान का है, होंगसेंग हांगकांग का, एफटीएससी ब्रिटेन का। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं तथा सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे टैक्स कहा जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम 24 जुलाई 1860 को लगाया गया, इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार के आय के 3 सबसे बड़े स्रोत हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगभग 23%, उसके बाद कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 19%, उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स 16%। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहले बिहार में 1938 में लगाया गया था। शराब पर उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। रिवाइज्ड वैट संशोधित मूल्यवर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से है। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह कराघात कहलाता है, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। भारत में सबसे पहले वैट मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला राज्य हरियाणा है 2005 ईस्वी में। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश 1996-97 में किया गया। भारत सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दे दी गई है। 14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 2015 से 20 के दौरान 13.5% सामान्य जीडीपी समृद्धि दर का अनुमान लगाया है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है। कृषि जोत कर का सुझाव के.एन. राज समिति ने 1972 ईस्वी में दिया था। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होती है। भारत में आय कर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। ग्रेच्युटी की सीमा वर्तमान में बढ़ा दी गई है। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों के वृद्धि नहीं करता आयकर कहलाता है। कॉर्पोरेट टैक्स घरेलू तथा विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। अक्टूबर 2009 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की आधार दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। आयात तथा निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर, कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा केलकर समिति ने की थी। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का मुख्य स्रोत सेस है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर सेस उपकर कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क और प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। नवंबर 2017 में 15वें वित्त आयोग NK सिंह की अध्यक्षता में नियुक्त किए गए। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को सिन टैक्स, सिन कर कहा जाता है। स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप शुल्क का आरोपण केंद्र सरकार करती है तथा इसका संग्रह एवं विनियोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पहली बार सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। 2020-21 में केंद्रीय आय में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान लगभग 7% था। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर अधिभार, सरचार्ज कहलाता है।
14वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा 42% है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन सा कार्य किया जा सकता है? कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना। वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि पहला राज्य था हरियाणा। भारतीय जीएसटी मॉडल कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। संविधान के अनुच्छेद 379A के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है। 2020-21 में केंद्र सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत जीएसटी है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि, जिन्हें राज्य सरकार नामित करे, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से एंजल टैक्स लाया गया। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? इसका आंसर होगा गार, GAAR, जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल। लाफर वक्र कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति प्रगतिशील कर की तरह होती है। अप्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति प्रतिगामी प्रवृत्ति की होती है। भारत में मूल्यवर्धित कर असीम दास गुप्ता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। विवाद से विश्वास योजना विवादित कर राशि का भुगतान करने से है। भारत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष RJ चलैया थे। CBDT का गठन 1963 में हुआ था। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। इष्टतम करारोपण ऑप्टिमम टैक्सेशन का सिद्धांत रैमसे ने प्रतिपादित किया था। अनुत्पादक कर अप्रत्यक्ष करों को कहते हैं। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन F1 सीमेंस ने 1918 में किया था। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना प्रगतिशील करारोपण का विशिष्ट गुण है। समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? उपकर एवं अधिभार, सेस और सरचार्ज। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम प्रोफेसर केल्डर ने दिया था। केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से है। मोड वेट तथा सेन वेट का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू किया गया था? बिक्री कर के स्थान पर। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स तथा फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2005-06 में प्रारंभ किया गया। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या पैन नंबर के स्थान पर करदाता पहचान संख्या टिन नंबर प्रारंभ करने का सुझाव प्रोफेसर राजा चलैया समिति ने दिया था। बजट सरकार का प्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय व्यय तथा आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? सरकार की राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। भारत में प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को अनुच्छेद 112 के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट RK शनमुखम सेट्ठी के द्वारा पेश किया गया था। भारत में बजट प्रतिवर्ष 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। भारत का प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में
व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत का पहला अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने 1962-63 में प्रस्तुत किया था। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को 2017-18 के बजट से समाप्त कर दिया गया। भारत में शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर पॉयर को माना जाता है। सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम 1887-88 के आम बजट में लागू किया गया था। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा विवेक देवराय समिति ने की थी। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। परफॉर्मेंस बजट निष्पादन बजट की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। भारत में आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। भारत की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी कहलाती हैं। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष हैं: संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटे का है। 1920-30 के वृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किन्स ने दिया था। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में 2003 में पारित किया गया था। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू उधारों से की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट भारत में 2003 में पारित किया गया था। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। ऐसा व्यय जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय कहलाता है। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ क्रम देखिए। सबसे अधिक राजकोषीय घाटा, उससे कम आगम घाटा, उससे कम प्रारंभिक घाटा। निर्विक योजना का उद्देश्य है उच्चतर ऋण, उच्चतर निर्यात ऋण वितरण करना। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणाम उन्मुख बजट आउटकम बजट पहली बार 2005 में प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजट को सूर्यास्त बजट के नाम से भी जाना जाता है। जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा बीमा राशि का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त विधेयक द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर तक लाने का निर्णय लिया गया है? 15% तक। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को सार्वजनिक ऋण कहा जाता है।
केंद्रीय बजट 2020-21 की विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? जीवन को सरल बनाने पर, ईज ऑफ लिविंग। बजट 2020-21 के अनुसार 2014 से 19 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $284 बिलियन रहा। भारत सरकार द्वारा 2020-21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। बजट 2020-21 के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थानों के विकास का लक्ष्य रखा गया है? 5। बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र में 6,900 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। राजकोषीय नीति का आरंभ 1936 में माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का अंश 3.37 लाख करोड़ रुपए है। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है। केंद्रीय बजट 2011-12 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया। राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय घाटा अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? इसका आंसर होगा बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि। 2020-21 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा 3.5% स्थिर रखा गया है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि से है। भारतीय संविधान में कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था 7वीं अनुसूची में। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में अवस्थित है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना ML दांतेवाला की अध्यक्षता में की गई थी। कृषि कीमत आयोग का नाम परिवर्तित कर कृषि लागत एवं कीमत आयोग कर दिया गया 1985 ईस्वी में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। कृषि लागत एवं कीमत आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या 20 है। भारत में GDP में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र का अंशदान अभी लगभग 15% है। भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम है। वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति वर्ष में 2 बार की जाती है। एक बार खरीफ फसल के समय, एक बार रबी फसल के समय। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन नाफेड है। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60%। बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज तथा वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में प्रारंभ किया गया था। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि सीमांत जोते कहलाती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य द्वारा लागू किया गया था। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस 1977 में किया गया था। उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरण में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत 57.8% है। यानी कि 2019 के आंकड़े के अनुसार 57.8% ग्रामीण परिवार कृषि कार्य में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? विश्व बैंक के द्वारा। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? चाय, कॉफी, रबर तथा तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में प्रारंभ किया गया। कृषि लागत एवं कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 22 फसलों का मूल्यों की घोषणा करती है, किंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड का संबंध कृषि विपणन से है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य पर। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त हुई थी। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण तथा भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी FCI है, भारतीय खाद्य निगम है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक तथा हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। दीर्घकालीन कृषि ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में फसल की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल 14.01 करोड़ हेक्टेयर है। भारत की औसत फसल गहनता क्रॉप डेंसिटी 139 है। भारत सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ICAR के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 1911-12 में प्रारंभ किया गया था। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा भू जोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का योगदान लगभग 40% है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क गेतलसूद रांची में स्थित है। प्रमुख कृषि संस्थान देखिए कहाँ स्थित हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत डेयरी निगम तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में स्थित है, गुजरात के आनंद में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में स्थित है। कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में स्थित है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरघट्टा में। विवेकानंद प्रवर्ती कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में। पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान बंगलुरु में स्थित है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में स्थित है।
पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में स्थित है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशम अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में स्थित है। व्यावसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यावसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अंश कम होता जाता है। ज्ञान आधारित उद्योग की संख्या सूचना प्रौद्योगिकी को दी जाती है। भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योग का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर होगा कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान विद्युत उत्पादन का है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? 6। कौन कौन से हैं? कोयला, लोहा इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। बजट 2020-21 में सरकार ने उद्योग क्षेत्र, व्यापार और निवेश पर 27,300 करोड़ रुपए आवंटित किया है। भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग हथकरघा उद्योग है। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। निजीकरण से आशय है निजी क्षेत्र को स्वामित्व एवं प्रबंधन का हस्तांतरण। भारत में मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना है। 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। बीएसएनएल की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? हरियाणा का यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा आबिद हुसैन समिति ने की थी। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार उद्योग अधिनियम 1951 है। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कुल्टी में स्थापित किया गया था 1870 में। कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। झारखंड के साक्ची में 1907 में, जिसका नाम आज जमशेदपुर है। पश्चिम बंगाल के हरिपुरा में 1908 में। कर्नाटक के भद्रावती में 1923 में। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में 1937 में। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत की सिलिकॉन घाटी की संख्या बेंगलुरु को प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु किया गया है। 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नई आर्थिक नीति की घोषणा नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा की गई। इस समय वित्त मंत्री थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम विकास अधिनियम
2006 में पारित किया गया। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून सर्वप्रथम भारत में अपनाया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण NSSO के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कपड़ा उद्योग। भारत में लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के लिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO तथा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हस्तकरघा उद्योग है। 1999 में SBS राघवन की अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन हुआ था। भारत में उदार औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन मासिक आधार पर किया जाता है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा आर्थर सी क्लार्क को प्रदान की जाती है। मीरा सेठ समिति का संबंध हस्तकरघा के विकास से है। और संगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अर्जुन सिंह गुप्ता हैं। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में विकास में सहायता दी है। भारत में पर्यटन तथा होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व भारतीय पर्यटन विकास निगम पर है। नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से है। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग लोहा इस्पात उद्योग को माना जाता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए श्री रंगराजन समिति ने सिफारिश की थी। वित्तीय वर्ष 1991-92 में सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश प्रारंभ हुआ। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुयान के उत्पादन से संबंधित है। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र देखिए। इस्पात संयंत्र राउरकेला उड़ीसा में है, 1955 में स्थापित हुआ जर्मनी के सहयोग से। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्थित है, वहां भी 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से प्रारंभ हुआ। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, यहाँ भी 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से प्रारंभ हुआ। यानी 1955 में 3 जगह इस्पात संयंत्र लगाए गए। बोकारो झारखंड में 1964 में प्रारंभ हुआ पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ है, गरीबी कहलाती है। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति के रूप में। दांडेकर रथ फॉर्मूला का संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है। आय के वितरण की विषमता की माप सर्वाधिक प्रचलित विधि है गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब तथा किसने विकसित किया? इसका आंसर होगा लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में और गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी ने 1912 में विकसित किया। 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन भारत में गरीबी के मापन के उद्देश्य से किया गया था। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नर्क्स ने दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी उन्मूलन का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में परिवार को इकाई माना जाता है। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके लिए एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है
इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन और जनसंख्या वृद्धि पर रोक। भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक श्रेणी की है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1975 में पारित हुआ। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ और विश्व स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने वाला भारत पहला देश था। अत्यधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन की व्यवस्था करना है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे 37.2% जनसंख्या का आकलन किया था। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन अमर्त्य सेन का है। भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान एनएसएसओ द्वारा परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज आर्थिक विकास से संबंधित है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम 1982 में 1982 में प्रारंभ किया गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन आबादी जिन 4 राज्यों में निवास करती है वो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता सुरेंद्र कुमार डे को माना जाता है। भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री हैं ये। ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित है। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां देखिए। अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स, लकड़ावाला समिति, सी रंगराजन समिति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन शिशु मृत्यु दर एवं साक्षरता पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 0.5% सेस लगाया है, उपकर लगाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में हुई। एड्रागोगी का संबंध प्रौढ़ शिक्षा से है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव महाराष्ट्र का थेम्बली गांव है। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी योजना पूरा PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना को 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा किया जाता है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन वितरित करने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने 2015 तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की सर्वाधिक प्रतिशत केरल में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया सांसद आदर्श ग्राम योजना। समन्वित ग्रामीण विकास योजना
IRDP का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को रोजगार देना है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना है? इसका आंसर होगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। विकसित देशों में चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। हथकरघा उद्योग में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला भारत पहला देश था। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण देखिए। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कुल मानव कार्यबल का 43.21% लगा हुआ है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग, इसमें देखिए 24.89% और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा का क्षेत्र, इसमें 31.9% कार्यबल इसमें संलग्न है। ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप जिन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई वे संस्था हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष यूजिन मेयर थे। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, अमेरिका के। वर्तमान में विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या 189 है। नौरू इसका 189वां सदस्य है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? इसका आंसर होगा हेरी डी व्हाइट। IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का स्थान है 8वां। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक देश कौन कौन हैं? अमेरिका 17.46%, जापान 6.48% और चाइना 6.41%। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए विश्व बैंक के द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं। किस संस्था को विश्व बैंक के उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट भी विश्व बैंक ही प्रकाशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अंतर। विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों को संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $725 या उससे कम था। रॉ इंडेक्स विश्व बैंक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स व्यापार सुगमता का सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश के अंशदान या कोटे का निर्धारण उसकी विश्व बैंक में भागीदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है। कौन सी संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संघ सदस्य बना? 1945 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान 2.76% है और मताधिकार 2.64% है। भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती हंसा मेहता थी। वर्तमान में एशियाई क्लीयरिंग यूनियन के 9 सदस्य राष्ट्र हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका,
मालदीव और ईरान। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित हैं? इसका आंसर होगा अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी देश होते हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र का कार्य है यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाजहीन और भविष्य रहित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने कहा है। यूरोपीय संघ ने 2012 में यूरोप को शांत और सुलह लोकतंत्र और मानवाधिकारों की उन्नति में अपना योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गेट का कार्यालय जिनेवा में 1948 में स्थापित किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गेट की उरुग्वे चक्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रॉबर्ट एजेवेडो हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में बना। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सब्सिडी से है। बेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का व्यापारिक संगठन संघ है। देखिए, बी से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड और एलयूएक्स से लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ है जिसकी स्थापना 1948 में परस्पर व्यापारिक सहयोग के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का दोहा चक्र में मुख्य विषय कृषि से संबंधित था। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते की मुख्य 3 स्तंभ में क्या क्या सम्मिलित है? बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन, निर्यात प्रतियोगिता। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत और पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा 17वें संघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में प्रदान किया गया। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक में 4 देश हैं जिसमें शामिल ब्राजील, रूस, भारत और चीन। इसमें दक्षिण अफ्रीका को 2011 में शामिल किया गया। उसके बाद ये ब्रिक जो है ब्रिक्स बन गया। एस से साउथ अफ्रीका हो गया। ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? रूस की। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू विकास बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष केवी कामत थे। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लॉस श्वाब हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, जीआई भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देशों की संख्या है 189। वर्ल्ड बैंक के भी सदस्य देशों की संख्या 189, जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापित हुआ। जिनेवा उसका मुख्यालय है और सदस्य देश 164। अंकटाड 1964 में स्थापित, जेनेवा है मुख्यालय, सदस्य देश 195। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित, हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। 68 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। एशियन
आसियान जो है 1967 में स्थापित, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। 10 सदस्य हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। नाफ्टा की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कनाडा के ओटावा में, मेक्सिको सिटी और वाशिंगटन डीसी में है। 3 सदस्य हैं, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, तीनों में एक एक मुख्यालय है। एपेक 1989 में स्थापित, हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। 21 देश हैं। एपेक ने 2020 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र होगा। मर्कोसूर 1995 में स्थापित, हेडक्वार्टर मोंटेविडियो। इसमें 4 देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे। यह दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है। ओपेक 1960 में स्थापित, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। 13 सदस्य देश हैं, ईरान, इराक, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो और गैबन। सार्क दक्षेश 1985 में स्थापित, काठमांडू है हेडक्वार्टर। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। ओईसीडी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 1948 में स्थापित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का परिवर्तित रूप है। इसकी राजधानी, इसका मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। 36 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। एसएम 1996 में स्थापित, 53 सदस्य देश हैं। एशियाई क्लियरिंग यूनियन एसीयू 1975 में स्थापित, ईरान की राजधानी तेहरान इसका हेडक्वार्टर है। 9 सदस्य देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। 193 देश हैं। अंतिम जो बना 193वां वो दक्षिणी सूडान बना। G7 1975 में स्थापित, 7 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। G15 15 विकासशील देशों का संगठन है, 1989 में स्थापित। G20 19 औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्था तथा यूरोपीय संघ का यह समूह है, 1999 में स्थापित। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। दीपक पारेख समिति अवसंरचना के विकास तथा वित्तीयन हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से गठित की गई थी। ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। FRBM एक्ट जो है, विधेयक जो है, इसके अनुसार सकल कर घरेलू उत्पाद अनुपात को 2020-21 तक 12.7% लाना था। व्यापार एवं माल निशान अधिनियम 1958 में पारित किया गया। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सीकरी। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO प्रकाशित करता है। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भारत जनसंख्या को दिया गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट का मुख्य घटक है अल्पपोषण, शिशु वृद्धिरोधन, शिशु मृत्यु दर। रघुराम राजन समिति का संबंध आर्थिक क्षेत्र में सुधार से है। व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे विमल जालान। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना चरण सिंह ने की थी। मार्केस संधि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। नेट मीटरिंग परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उपभोग और उपयोग से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। सेम्फेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा।
पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनार मिंडल ने दिया। व्यावसायिक परिसंपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत के प्रतिपादन गांधी जी ने किया था। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र रूरल मार्केटिंग सिस्टम आईटीसी ने प्रारंभ किया था। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। आर्थिक विकास सामान्यतया स्फीति के साथ युग्मित होता है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हाज हैं। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी जुलाई 1982 में स्थापित की गई थी। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया, जिन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की है? इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैप्था क्रैकर संयंत्र हरियाणा के पानीपत में प्रारंभ किया गया। भारत का पहला निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से है। भारतीय पेटेंट कानून 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन गुजरात में बिछाई गई है। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स 2007 में प्रारंभ किया गया। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 ईस्वी में किया गया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? अर्ध सामंतवादी। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन, द अक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में अवस्थित है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने की बात विजय केलकर समिति 3 ने की मार्च 2004 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्विस्ट 23 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक किन्स हैं। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में अवस्थित है। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मार्शल हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः उत्पादक के दृष्टिकोण पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में क्या शामिल है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। कई बेसिक बुक में मिलेगा आपको भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक थे फिशर एंड क्लार्क। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? वह स्थिति जब किसी फर्म को हानि हो रही हो। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से। विदेशी मुद्रा भंडार के घटक देखिए। आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर राशि, आईएमएफ के पास आरक्षित निधि, ये सभी विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह से इकोनॉमिक्स समाप्त होता है। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों, इसके अन्य पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि हिस्ट्री का तीनों सेगमेंट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों का अलग अलग वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा होगा तो जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।